आज की इस सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय जिनेन्द्र। आज हम यहाँ सभी लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि वास्तव में ये मौसम बार बार बदलते हैं। कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात होती है कि इन दिनों में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए। जैसा कि जो ढर्रा पहले से चल रहा है उसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिए। देखिए, पहली बात तो क्या है कि जैसे ही ये बरसात के बाद सर्दियों का मौसम आता है तो आम तौर पर सर्दी जुकाम, आप लोगों को बताया कोई, ये सर्दी और जुकाम जो है ना, जीर्ण रोग हैं या तीव्र रोग हैं? हाँ तीव्र जी, रोग। तीव्र रोग। जी, तीव्र रोग, तीव्र। तीव्र रोग है ना। बहुत बढ़िया है। ये जो है हमारे ये किस लिए आते हैं रोग ये? शरीर के विजाती तत्वों को बाहर निकालने के लिए दाऊदी जी हाँ। हम करते क्या है जनरली? दबा देते हैं उन्हें। बहुत सही उत्तर है आपका। वास्तव में मैं यहीं से चर्चा शुरू करना चाह रहा हूँ कि जब भी सर्दी जुकाम आदि ये रोग आए, वास्तव में देखा जाए तो ये रोग ही नहीं है। ये तो आपके अंदर जो बरसात के टाइम में या पिछले टाइम में जो खान पान आपका अव्यवस्थित रहा है और जिसमें जो विजातीय द्रव्य हमारे शरीर के अंदर एकत्रित हो गए हैं, उनको निकालने की एक क्रिया की प्रक्रिया है ये। और जब हम इनको ठीक करने के लिए किसी भी तरह की दवाइयों का उपयोग करते हैं तो उपचार तो करना चाहिए, उपचार की मना नहीं है, लेकिन सम्यक उपचार करना चाहिए जो कि उसमें उनको आवश्यकता है। हम करते क्या है कि जब भी इस तरह के रोग हुए तो उनको निकलने की बजाय उनको जो है दवाइयों के द्वारा उनको वहीं रोक देते हैं। वैसे है क्या असल में कि मुख्य बात क्या है कि हमारे शरीर में जो मुख्यतः कफ इकट्ठा हो गया है ना, उसको निकालने के लिए ये प्रक्रिया शरीर स्वयं करता है बाहर निकालने का। और हमने आज इसको रोगों का नाम दे दिया, वैसे रोग ये है ही नहीं है। जो आपकी टॉक्सिटी, जो आपके विदाची द्रव्य निकल रहे हैं, उनको निकलने की क्रिया है, बस और कुछ नहीं है। तो बस गलती हमारी यही हो जाती है कि हम इनको रोग समझ के और इनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। अभी एलोपैथी में जाओगे तो एंटीबायोटिक देंगे आपको। आपको सिर दर्द हो रहा है तो कोई दर्द निवारक दवाई दे देंगे। आपको बुखार आ रहा है उसकी वजह से, थोड़ी टॉक्सिटी की वजह से, क्योंकि बुखार आने का कारण क्या है बताएगा कोई? बुखार क्यों आता है? हम्म भैया, बिना कारण के अपन उपचार कैसे करेंगे? बुखार क्यों आता है बताइए, कोई बताइए, आप लोगों में से कोई ना कोई बताए। ये शरीर की प्रक्रिया है, ये बताने के लिए कि अंदर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको फाइट करती है ताकि उसको हटा सके। एक फाइटिंग बिल्कुल प्रोसेस ठीक, है उसका। बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरे शब्दों में हम कहें तो थोड़ा सा आपका मंतव्य तो ठीक है, लेकिन शब्द थोड़े से और बदलेंगे तो और अच्छा लगेगा।
कि जब हमारे ब्लड में एसिडिक हो जाता है, ब्लड हमारा एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसमें जो विजातीय द्रव्य, जो टॉक्सिटी वगैरह जो एकत्रित हो जाते हैं, वो निकलेंगे काहे से? ब्लड का जनरली निकलना पसीना के द्वारा होता है। तो उसके लिए शरीर में बुखार यानी गर्म हो जाता है, और गर्म, उस गर्मी की वजह से पसीना आ जाता है, और पसीना निकल जाता है तो हमारा बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि हम पसीना को आने नहीं देते, और एसी, कूलर और ठंडी में जाके लेट जाते हैं, लेटा दिया जाता है, तो वो पसीना नहीं निकलता, टॉक्सिटी निकलती, तो फिर लंबा समय खिंचता है, फिर वो बार बार आएगा बुखार। बार बार आना मतलब टाइफाइड हो गया, बार बार आना यानी मलेरिया हो गया। ये सब सारी चीजें बुखार का टॉक्सिटी निकलने के लिए है। लेकिन हमने उसने विभिन्न नाम दे दिया, क्या डेंगू बोल दिया, और उसकी वजह से हमारे प्लेटलेट्स कम हो गए, ये हो गया नहीं। इतनी एक एक साधारण सी बीमारी के लिए इतना सारा जो है प्रपंच रच दिया जाता है कि आदमी परेशान होकर के और एक जीर्ण रोग पकड़ लेता है। इससे कि हमारे डॉक्टरों का व्यापार, हॉस्पिटलों का व्यापार निरंतर चलता रहे। वास्तव में क्या है, इन छोटे छोटे कारणों को आप दूर करने के लिए आपके अंदर टॉक्सिटी है उसको निकालने का प्रयास, सहयोग करें। सबसे पहले आप उपवास करें, ये सबसे बढ़िया बात है इसके लिए, बहुत सुंदर बात है, उपवास करें। उपवास नहीं कर सकते हैं, हमको काम भी करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी बहानेबाजी होती है। हालांकि उपवास करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बहानेबाजी होती है। उपवास नहीं कर सकते तो रसाहार पे रहें, रसाहार पे नहीं रह सकते तो फलाहार पे ले लें। लेकिन कम से कम उपवास करोगे 3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, रसाहार करोगे तो 5 दिन लग जाएंगे, फलाहार करोगे तो 7 दिन लग जाएंगे। बस इससे ज़्यादा लिमिट नहीं है इसकी। और यदि आप भोजन करते रहोगे तो सालों नहीं निपट पाओगे, क्योंकि दवाइयाँ लोगे, उस समय ठीक हो गया लगता है, अब आज ठीक, अभी यार ले ली दवाई, 2 घंटे बाद ठीक सा लगने लगा। वास्तव में वो उन्होंने आपको कट कर दिया, आपकी बीमारी को आपके माइंड से, बस और कुछ नहीं किया, इतना किया है बस। हम समझते स्वस्थ हो गए, फिर वो 15 दिन, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद फिर लगातार चलने लगता है। उन्होंने कहा आप तो टाइफाइड हो गया, अब टाइफाइड के इलाज करो। इसलिए जो है सीधा सरल तरीका है भैया, जब भी हो तो रसार फलार पे आ जाए। उपवास नहीं कर सकते क्योंकि तो जनरली घरों में उपवास होने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, इसलिए मैं नहीं आपको ये राय दूंगा। आप फलाहार और रसाहार पर आ जाएं। नींबू पानी आदि जितने भी विटामिन सी की बाहुल्य पदार्थ है उनको आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह की टॉक्सिटी जब बाहर निकलती तो इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा कम जरूर हो जाता, तो उसको बरकरार करने के लिए हमें विटामिन सी की जरूरत है। तो विटामिन सी के लिए हम खट्टे फल, देखिए एक बात बता दें आपको प्रमुखता से, आप पूरे सीजन में आपको कोई न कोई खट्टे फल की पैदावार होती ही रहती है। और ये प्रकृति का मेरा वरदान है मेरे लिए, यानी मनुष्य पर्याय के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है कि आपको विटामिन सी की कमी नहीं होने देते। जैसे नींबू है 12 महीने पैदा होता है, इस तरह के वह सिस्टम लगा हुआ है कि साल में 2 बार 3 बार नींबू के पेड़ में फल आते हैं। और फिर एक पेड़, आप आपके बगीचे में 10 पेड़ लगे हैं नींबू के, 10 पेड़ में से मालूम पड़ा कि साहब 3 पेड़ इस टाइम में आते हैं, 2 महीने बाद फिर 2 पेड़ों में फल आएंगे, फिर 4 महीने बाद फिर 2 पेड़ों में फल आएंगे। तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन हम उन चीजों को समझ नहीं पाते, समझने का प्रयास नहीं करते। तो नींबू पानी तो नियमित लेना ही चाहिए।
नहीं साहब, गोड़ों में सर, घुटनों में दर्द होगा, ये होगा, 50 बहाने, 50 तरह की जो है भ्रांतियां लोगों में हैं अभी। कोई डॉक्टर कहे कि भाई देखो नींबू पानी आपको लेना है, और किसी महिला ने जो कि रोजाना फोन से बात होती है, सहेली है, कोई रिश्तेदार है, अरे अरे नहीं नींबू नहीं लेना, मेरे घुटनों में दर्द हुआ था, बस वो पक्की लकीर हो गई। क्योंकि वो महिला न तो कुछ जानती है, और न कुछ उसको ज्ञान है इसमें शरीर के बारे में, कुछ पढ़ा भी नहीं शरीर के बारे में, कुछ जानती भी नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर बनती है। मैं तो कह भी चुका हूँ कई बार कि भारत में एक पुरुष के बीच में तीन तीन, दो दो, तीन तीन डॉक्टर उसके जेब में बैठे रहते हैं, एक आदमी के बीच में, एक महिला के पास। तो भैया ये थोड़ा सा आप ध्यान दो इस बात का खान पीन में, कि कभी भी आपको विटामिन सी के पदार्थ तो लेते ही रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए उनको। नहीं साहब, वो नाक से पानी ज्यादा बहेगा, कफ ज्यादा निकलेगा। अरे भैया, कफ ज्यादा निकलेगा तो कफ उतना ही निकलेगा जो आपके अंदर होगा, और आपने चूंकि कफ कारक पदार्थों का सेवन बंद कर दिया है, तो नया बन भी नहीं रहा है। अब जो अंदर जमा हुआ है वो निकल रहा है। अभी एक सज्जन मेरे पास इलाज के लिए आए, भिंड के ही थे वो। पिछले 6 महीने से परेशान थे, जुकाम सर्दी से लगातार, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वही फिर प्रक्रिया, वही फिर प्रक्रिया, कभी बुखार आ जाए, कभी कुछ। मैंने उनका ट्रीटमेंट दिया तो पहले तो घबराए, बोले ये क्या कर रहे हो जैन साहब आप। हमने, भैया देखो यहाँ तो यही है, आप देख लीजिए, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो जैसा कहो। फिर उनकी हिम्मत आई, उन्होंने किया, और 12-15 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। आज उनको 2 महीने हो चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और अब बहुत ही स्फूर्ति अपने शरीर में महसूस करते हैं। जो अ, एकदम आलस और वो टॉक्सिटी वगैरह की वजह से सिर दर्द और ये सब होता था, सब बंद हो गया। लेकिन मैंने उनको यही इलाज दिया, उनको जो है फल सब्जियों पे रखा लगातार 8-15 दिन तक, बस ठीक हो गए वो। तो आप लोग सब डॉक्टर बनने जा रहे हो सभी लोग, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, सबसे पहले सुबह नींबू पानी, संतरा, मौसमी, अनार, सेव आदि का सेवन करें। क्योंकि विस्तृत डिटेल जो अपने डाइट चार्ट होता है, वो तो मात्र एक रोगी के हिसाब से बनाया जाता है। उसको कौन कौन से रोग हैं, उनके लिए कौन सी चीज पॉजिटिव रहेगी, कौन सी नेगेटिव रहेगी, उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। लेकिन एक जनरल में तो यही जनरल बताया जाए कि भैया इन चीजों में से कोई भी चीज मिले आप सेवन करें, आप अपने देश काल और क्षेत्र के हिसाब से, जो वहाँ लोकल में पैदा होता है उसके हिसाब से भी देख लीजिए, एरिया वाइज देख लीजिए। तो एक तो बात ये हुई कि आपको विटामिन सी से संबंधित, भले ही सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, वो जरूर सेवन करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। और हाँ ताऊ जी, जय जिनेन्द्र। मैं जय पूछ रही थी जिनेन्द्र। हाँ, मैं पूछ रही थी कि अगर अपन नींबू पानी का सेवन करते हैं खाली पेट, तो उससे एसिडिटी नहीं बढ़ेगी? नींबू पानी, संतरा वगैरह कुछ भी? देखिए, एसिडिटी बढ़ती तो पहले तो मैं बताता नहीं इसको पीना है। और ये बहुत बड़ा भ्रम है कि नींबू एसिडिक होता है। वास्तव में एसिडिक की परिभाषा आपको शायद ज्ञान में नहीं है। मैंने पिछले कुछ क्लासों में पढ़ाया था कि एसिडिक
और अल्कलाइन कौन कौन से पदार्थ होते हैं। अब आपके प्रश्न के हिसाब से मुझे पूरा फिर दोहराना पड़ेगा, तो आपकी क्लियर समझ में आएगा। एसिडिक की परिभाषा ये है, जो पदार्थ शरीर में जाकर के एसिड उत्पन्न करें उनको एसिडिक कहते हैं, और जो अल्कलाइन मीडिया बनाए शरीर में जाकर के, स्टमक में जाकर के, उनको अल्कलाइन कहते हैं। तो जितने भी आपके, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, आपको क्लियर हो जाएगा कि जितने भी अनाज, दूध, घी, तेल, दालें, ये सभी एसिडिक पदार्थ हैं। फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट भींगे हुए, उसमें भी ड्राई फ्रूट में काजू को छोड़ करके, और फल सब्जियां, खट्टे फल आदि, ये सारे के सारे हमारे शरीर में एसिड कम करते हैं, अल्कलाइन मीडिया पैदा करते हैं। इसलिए इस भ्रम को भूल जाइए कि नींबू एसिडिटी बनाता है। कई एक लोग, और मैं तो लगातार लगभग 25-30 साल हो गए हमको, नींबू पानी सुबह खाली पेट अवश्य लेता हूँ। भले ही हमारे यहाँ टेम्परेचर उस दिन 5 या 7 या 8 डिग्री हो, फिर भी नींबू पानी लेते हैं हम। और हमें आज तक कोई एसिडिटी नींबू पानी की वजह से नहीं हुई है। मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से आपको बता रहा हूँ, और जो ले रहे हैं वो भी बता देंगे आपको कि नींबू लेने से एसिडिक नहीं होती। ये भ्रम आप निकाल लीजिए, ठीक। हाँ, ओके सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन। ताऊ जी, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। जी, मेरे कुछ मित्र हैं, वो जब भी नींबू पानी लेती हैं, उनको बाद में छींकें आनी स्टार्ट हो जाती है। ये अच्छी बात है। उनको खुजली महसूस होना, हाँ, इचिंग, आना वो चाहिए ये। उनकी इच्छा बहुत रहती है, उसमें रुचि भी है पीने की, उनको अच्छा भी लगता है, मगर जैसे ही पीती हैं, थोड़े टाइम बाद उनको उसका उल्टा रिएक्शन, छींके आना, खुजली आना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। ये हाँ, इसका क्या मतलब है? ये तो होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो टॉक्सिटी भरी हुई है, और ये छींके आना, खुजली होना, तो खुजली होना मतलब स्किन से आपका वो मटेरियल निकल रहा है, तो इसलिए वहाँ खुजली पड़ती है। और नाक से निकल रहा है, इसलिए नाक से छींके आती हैं। ये होना अच्छी बात है। ये सही काम किया है उस नींबू ने उनके शरीर के अंदर। मगर अब आप उनको उसको पानी, समझा देना, बंद न करें उसको लेने का। मुझे भी और ऐसे ही होता था मुझे हमेशा। जी, मुझे भी ऐसे ही होता है, नींबू पानी पिया तो छींक आना चालू हो जाती है। नहीं तो ये आप यदि जो है नींबू पानी बंद कर देती, ये गलती कर रही है बहुत बड़ी। ये तो होना चाहिए, खांसी होनी चाहिए, जुकाम होना चाहिए, नींबू पानी लेने से हल्का फीवर भी आ सकता है कभी किसी को, नींबू पानी लेने से, ठीक है ना। हाँ इसलिए हाँ। आप थोड़ा, ये तो उसका स्वभाव है। अब जैसे कोई व्यक्ति है और वो चाय पीता है, और चाय पीने में जो उसमें निकोटीन आदि जो अ, पदार्थ होते हैं, उत्तेजक पदार्थ होते हैं, वो उत्तेजना नहीं आए, तो फिर उसकी चाय, चाहे वो चाय ही नहीं है, फिर इसका मतलब वो गलत है, कोई चीज कुछ और है वो। ऐसे ही है, यदि नींबू पानी लेने के बाद हमारी टॉक्सिटी बाहर नहीं निकले, तो या तो टॉक्सिटी इतनी ज्यादा है कि उस नींबू की क्वांटिटी से, यदि ऐसा नहीं होता है तो या तो नींबू की क्वांटिटी कम लिए, टॉक्सिटी ज्यादा है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है, और या फिर अंदर कोई टॉक्सिटी नहीं है, तो फिर इस तरह का रिएक्शन नहीं होगा। दोनों ही बातें हैं। जिनको है, उनको यदि होता है तो कंटिन्यूस लेते रहें। 2-3-4 दिन बाद जब ये निकल जाएगा तो फिर आराम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उससे जो है एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो
नींबू पानी नहीं लेते हैं। हाँ, एक प्रश्न आ रहा है यहाँ कि नींबू गर्म पानी में लें, शक्कर डालें या नमक डालें। इस प्रश्न का उत्तर तो सीधा सीधा है भैया। न तो आप जो है शक्कर डालें, न नमक डालें, और न ही अधिक गर्म पानी हो। यदि सर्दियों के दिन है तो थोड़ा सा गर्म पानी, जो अपने शरीर के टेम्परेचर मान लो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 40 41 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी आप ले लीजिए। इससे ज़्यादा गर्म पानी बिल्कुल न लें। थोड़ा सा गुनगुना जिसे कहते हैं वो आप ले सकते हैं। ये प्रश्न का उत्तर है इनका आपका। और शक्कर और ये डालने, तो शक्कर डालेंगे, नमक डालेंगे तो नींबू की विटामिन सी खत्म होकर के और वो एसिडिक बन जाएगा आपका। इसलिए यदि आप नींबू जो है भोजन के साथ लेते हैं तो वो एसिड बनाता है आपका, क्योंकि उसके साथ नमक शक्कर आदि सभी आपके पड़े हुए हैं। ठीक। ओके। अब देखिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये मौसम जो सर्दी का मौसम होता है, इसको आयुर्वेद में हेल्दी मौसम बताया गया है। पाचन क्रिया इसमें तेज हो जाती है और हम अधिक भोजन पाचन करके अधिक एनर्जी गेन कर सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन मेरा एक पॉइंट है कि जो रेगुलर नियम है हमारे, उनसे उसको यदि एडजस्ट नहीं रखेंगे, उसको हम जो सम्यक नहीं रखेंगे, तो ये पौष्टिक पदार्थ भी आपको नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि आपका शारीरिक श्रम तो जीरो, और आप फिर 50 ग्राम घी खाना चाहो तो संभव नहीं है। नहीं साहब, सर्दी का मौसम है, खूब तले पदार्थ खाओ, लेकिन आपका श्रम कितना है ये तो देखना पड़ेगा ना आपका। आप सुबह से शाम तक कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और फिर इस तरह का पौष्टिक भोजन। नहीं साहब, सर्दियों में तो खाना चाहिए, आयुर्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन किन के लिए लिखा है ये भी तो देखो। आप कंप्यूटर चलाते दिन भर चलाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन सवेरे 5 बजे जग के एक दौड़ लगा लीजिए बाहर 3 4 किलोमीटर की, फिर आप कुछ खाइए, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, आपका कोटा पूरा हो जाएगा। हम सो के 9 बजे जगेंगे, 10 बजे कंप्यूटर पर बैठ जाएंगे, नहा धो करके बिना मंदिर जाए, और फिर खाने के लिए पौष्टिक आहार चाहिए। तो नहीं भाई, ये तो गलत बात है। फिर आप वही जूस और फलों पर रहिए, कोई आपको बीमारी नहीं होगी, क्योंकि जितनी ऊर्जा आपको चाहिए उतनी आपको मिल जाएगी। अधिक आप ओवर ईटिंग करेंगे या फास्ट ईटिंग करेंगे या ओवर ईटिंग करेंगे, तो दोनों ही नुकसानदायक है। इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा इसमें ध्यान रखते हो कि हमारे शरीर का श्रम क्या है और हम भोजन किस कैटेगरी का ले रहे हैं। श्रम है तो आप आराम से तले हुए भोजन, पूड़ियाँ खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको पचाने के लिए श्रम तो करिए। क्या कहा? हाँ, आप डेली पूड़ियाँ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आजकल संसार में बड़ा बड़ा विचित्रता है, क्या बताएं। जिनको पूड़ियाँ हजम करके ऊर्जा मिलने की स्थिति है जिन लोगों की, उनको तो पूड़ियाँ मिलती नहीं खाने के लिए। पूड़ियाँ पराठे जो भी मान लो, उनको सूखी रोटी मिलती है बिना तेल घी के। और जिनको पचाने की स्थिति नहीं है, जो पचा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए पूड़ियाँ पराठे तैयार रखे हुए हैं। एक विचित्रता है कि नहीं संसार की ये। मजदूर वर्ग है, वो पूड़ियाँ रोज खाए, रोज पराठे खाए, उसको और स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसको तो नसीब ही नहीं है, उनको तो मिलती नहीं, कभी कभार मिलती है, साल में 2 5 बार मिल जाती हूँ, 10 5 बार। और इसीलिए वो लोग मैंने देखा है कि मजदूर वर्ग के लोग हैं,
भले ही जो 50 किलोमीटर पे उनका आमंत्रण है, वो कैसे भी जाएंगे, जरूर पहुंचेंगे भोजन करने वहाँ, क्योंकि वहाँ उनको तले हुए पदार्थ मिलेंगे जो कि रोजाना घर पे नहीं मिल पा रहे उनको। तो कहने का मतलब ये है। और इस दिनचर्या में आप श्रम के साथ में अपने भोजन को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे यदि आपका श्रम मान लो कम भी है और फिर भी आज पकौड़ी खाने की इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2-4 पकौड़ी खा लीजिए, शाम का भोजन अन्न बंद कर दीजिए। आप उसको एडजस्ट करिए, आप उसको समझौता करिए उसके साथ में। ओवर ओवर ईटिंग और ओवर डाइटिंग न करें, मतलब दोनों ही चीजें ओवर ना हो, ना तो अधिक करें न कम भोजन करें। डाइटिंग मतलब कम भोजन, क्योंकि वो भी नुकसानदायक है। न अपने शरीर की ऊर्जा के हिसाब से कम भोजन कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। और कहते हैं ना कि साहब जो है अ, समय समय के साथ में, यानी उम्र के साथ में अपना भोजन जरूर परिवर्तित करें। वो तो सर्दी गर्मी बरसात तीनों के लिए एक जैसा ही है। तो जो हेल्दी भोजन बताया गया है, वो आप पाचन क्रिया के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से आप डिसाइड करें उसको कि हमें जो है क्या भोजन उचित रहेगा। ठीक। और दिनचर्या डाइट है, चलो मैं अभी 1 मिनट में आपको, 5 मिनट में आपको बता दूंगा। एज जनरल बताना भी चाहता हूँ कि एज जनरल सब्जियों में हमारी डाइट मोस्टली कैसी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये विचार करिए कि हमारा जो है श्रम कितना है, शारीरिक श्रम कितना है, हम योगाभ्यास कितना करते हैं, हम घूमने कितना जाते हैं, और दिन में शारीरिक कार्य कितना करते हैं। हम तो सजेस्ट करते हैं, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं बैठ के 12 घंटे 14 घंटे 10 घंटे, उनसे मैं सजेस्ट करता हूँ जब भी कोई चर्चा होती है कि भैया हर 2 घंटे बाद अपनी सीट छोड़ करके और एक ऑफिस का राउंड लगा के फिर दोबारा बैठे, और हर 15 मिनट के बाद 10 सेकंड के लिए आंखों को बंद कर लिया करें। क्लियर हो गया आपको ये? बस सर्दियों के मौसम में हमारी जो खान पान की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। वैसे तो यह है कि आप जनरल में एक आपको दिनचर्या बताता हूँ। आप कोई भी उम्र के हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन कोई गंभीर बीमारी नहीं हो, यानी जीर्ण रोग ना हो, तीव्र रोग हो, तो आप बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस स्थिति में आप सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपको अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। बिस्तर पे जो आपने गद्दा या कुछ भी, दरी चदरे जो कुछ भी आपके बिस्तर पे हैं, उनको लपेट करके उठा करके एक जगह, घर में किसी कमरे में कोई जगह निश्चित करो, वहां रख देना चाहिए। और पलंग आपका तखत है जो कुछ भी पड़ा रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, कई बार ये बता चुका हूँ, और लोग जो कि समझ में आती नहीं है इसलिए परेशान भी रहते, कहीं कमर का दर्द होता है, कहीं घुटने का दर्द होता है, कहीं कुछ होता है। हम यदि जो है मोटे गद्दों पर, फोम के गद्दों पर यदि सोएंगे, और तो निश्चित तौर पे हमें कुछ न कुछ बीमारियां लगेंगी ही। आजकल कल्चर ऐसा है, मैंने देखता, मेरे घरों में भी देखता हूँ, लोग बाग परमानेंट गद्दे और चद्दरे बिछा के रखते हैं पलंगों पर। ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि
आप जिस बिस्तर पर लेटे हैं उस बिस्तर पर आपके शरीर के संसर्ग से कुछ वायरस पैदा होते हैं, और उन वायरसों को यदि हम चदरे को उठा करके, गद्दे को उठा करके समेटते हैं तो वो खड़े करते हैं, झड़झड़ाते हैं, उससे उनके वायरस वहां से निकल जाते हैं, और आपका दूसरे दिन सोने के लिए वो साफ सुथरा हो जाता है। वैसे भी ऊपर का चद्दर बिछाते वो 3 दिन में के बाद उसको धोना ही चाहिए हर हालत में। तो पहले तो यह है कि किस कल्चर को, ये नेचुरोपैथी अपने को अपनाना है, इस कल्चर को जरूर बदलें। आप ऐसे रुई के गद्दे भी आप इस्तेमाल करें, पतले करें, जिनको अपन लपेट करके उठा के रख सकें। नहीं, उनके नीचे जो है ना, वहाँ वायरस बहुत पैदा होते हैं, बिछे रहते हैं लगातार, और अब इनको अपन उसको फोल्ड करके रख देते हैं तो वहां से वो उस तरह के जो कीटाणु होते हैं वो वहां से रिमूव हो जाते हैं, और उनकी हिंसा से अपन बचते हैं। कोशिश करें ओढ़ने के, बिछाने के चदरे लाइट कलर के हों, डार्क नहीं हो। और सर्दी, ये जो है लाइट कलर के हों ज़्यादा बेटर है, डार्क कलर के ना हो। पंखा, एसी या मच्छर मार दवाइयाँ, वो तमाम ऑल आउट बहुत सारे आते, इनका बिल्कुल भी उपयोग ना करें। फर्श में पोंछा ओछा लगाने के लिए किसी भी तरह के केमिकल वाले कोई उपयोग नहीं करें। मात्र यदि आपके यहाँ थोड़ा सा कुछ करना है तो हफ्ते में एक बार पोंछे में लगाते समय पानी में 1 छोटी स्पून मिट्टी का तेल डाल दें, तो उसकी वजह से आपके मच्छर अंडे वगैरह वहाँ नहीं देंगे, भाग जाएंगे, और हिंसा से भी बचेंगे हम और आप। केमिकल डालेंगे आप तो वो तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन उन केमिकलों का असर आपके ऊपर, खासकर आपके बच्चों के ऊपर जल्दी होता है, और वो बार बार उसकी टॉक्सिटी की वजह से बीमार होंगे। इन चीजों पे तो हम ध्यान देते नहीं, और वो बच्चा बीमार हुआ तो वैद्य, डॉक्टर, नेचुरोपैथी ये वो जानते हैं। भाई आप अपना जीवन शैली बदलिए ना। अभी सर्दी आएगी तो कोल्ड क्रीम चेहरे पे लगाएंगे, बाहर निकलेंगे तो सन क्रीम लगाएंगे। ये भैया उन, क्या बताएं, क्या नाम लें, कुछ समझ में नहीं आता, बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे बेपढ़े लिखे लोग जो कि बिजनेस कर रहे हैं, वो इसका जीरो भी नहीं जानते हैं। वो कहते हैं कि आपको सनक्री से आपको जो है अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट नहीं आएगा। क्या यार, कितनी पागलपने की बात करते हैं भैया। आप घर से निकलें, सिर ढाक लें, आपको कोई अल्ट्रावायलेट का किरण आपको परेशान नहीं करेगी बिल्कुल भी। खूब धूप बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं, सिर से आप बचाइए, चेहरे से कोई संबंध नहीं उसका। लेकिन हम सिर तो खोल के चलेंगे, बालों को बिखेर के चलेंगे, और फिर सन क्रीम लगाएंगे तो फिर बीमार भी होंगे उसी तर्ज में, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। भैया ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ पर जो है लगभग 9 महीने गर्मी होती है। हल कम हो ज्यादा हो एक अलग बात है, 3 महीने सर्दी होती है। ये यूरोप नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष है। यहाँ हमें यूरोप का कल्चर बंद कर देना चाहिए, लेकिन हम कहाँ मानते हैं। बालों को खोल के, पहले तो पुरुष वर्ग, पहले देखा है मैंने अपनी आंख से, पुरुष वर्ग भी सिर पे चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो एक अंगोछा या या कोई, अच्छा अंग्रेज भी यहाँ रहे
उन्होंने भी हैट का टोपा, हिंदी में कहता, अंग्रेजी में हैट बोलते, उसका इस्तेमाल किया। उसके बिना बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन हम एक आज ऐसे बेवकूफ है, उनकी नकल करते करते अपनी टोपी भी छोड़ दी, अपना अंगोछा भी छोड़ दिया, और महिलाओं ने सिर के ऊपर पल्लू भी छोड़ दिया। पता नहीं ये कौन सी संस्कृत पैदा हुई है। इसलिए जो है, हम नेचुरोपैथी वाले हैं, हमें अपना थोड़ा सा ये करना चाहिए। पुरुषों को भी सिर ढांक के ही धूप में निकलें बाहर, और महिलाएं तो उनका तो सिर ढका रहना होना ही चाहिए। लेकिन जितनी आप आधुनिकता करेंगे, उतनी आपको तकलीफें बढ़ेंगी। तो ये एक छोटा सा प्रश्न मैंने आपको, एक छोटा सा बताया आपको कारण इसके। तो नींबू पानी लें। नींबू पानी के बाद यदि ब्रेकफास्ट यानी जो है आपको स्वल्प आहार लेना है, तो सिर्फ फलों का लें। किसी भी तरह का कोई अन्न का प्रयोग ना करें। फल भी मौसम के हों। लोग कहते हैं सर्दियों में अमरूद नहीं खाना चाहिए। पता कितनी, मतलब इसका मतलब प्रकृति सर्दियों में अमरूद पैदा करती है। अमरूद, जामफल, जो भी आप नाम जानते हो इसको बोलते हैं। तो वो क्या, वो पेड़ स्वयं खाएगा इसलिए पैदा करता है पेड़ क्या? भैया, वो आप लोगों के लिए पैदा होते हैं सर्दियों में। प्रकृति इतनी बेवकूफ है कि सर्दियों में पैदा करती थी, हम इतने समझदार कि हम सर्दियों में उसको नहीं खाएंगे। क्या कमाल की बात है। ये आपको नियमित लेना ही चाहिए। अमरूद, जामफल जिसे कहते हैं, जब तक आए। और ध्यान रखें, बीजे नहीं फेंकना उनके, बीजे भी चबा चबा के खा जाना चाहिए। और जिनके दांत कमजोर हैं, वो उन बीजों को मिक्सी में पीस के चटनी बना के खा लेना चाहिए उनको। फेंकना नहीं चाहिए उनको भी। और मिनिमम एक अमरूद तो आप खाना ही चाहिए। और जिनको खांसी जुकाम हो, उनको तो लगातार सिर्फ अमरूद आप 4-5 दिन तक खिला दीजिए। वो खांसी जुकाम, महीनों का खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा। मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है ये। और कई एक लोगों पे किया है, जिन्होंने माना किया है, वो 3 से 5 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक, उनका पेट भी साफ हो जाता है, और उनका जुकाम भी और सब कचड़ निकल करके और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते। बस अब है कि हम सुबह भी अमरूद खिलाएं नाश्ते में, दोपहर के भोजन में भी अमरूद खिलाएं, शाम के भोजन में भी अमरूद खिला दें। तो 3 से 5 दिन से ज्यादा नहीं लगते। कैसा भी कब्ज हो, कोई भी एनिमल लेने की अवस्था नहीं है, यदि आप इस तरह का भोजन लेते हैं 5 दिन तक के लिए, 4 दिन के लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो 5 दिन का आप जो है अमरूद कल्प कर लीजिए। और ये घर पे हो सकता, कर सकते हैं, इसमें किसी डॉक्टर की या किसी चिकित्सक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भी। हाँ, ये जो भी हो सकता है, जब आप लेंगे तो कुछ उखाड़ आएंगे, उनको आप समता पूर्वक सहन करें। नाम बैठ सकती है, खांसी हो सकती है, सिर में हल्का दर्द हो सकता है, फीवर भी आ सकता है, उल्टियां भी हो सकती हैं, दस्त भी हो सकते हैं भैया। ध्यान रखो इस बात का। तो किसी योग प्राकृतिक चिकित्सक से राय भी ले लें, भाई ये कंडीशन बन गई है तो हम इसके लिए हम क्या चेंज करें। लेकिन हम फटाक से फलों को बंद कर देते हैं, एलोपैथ दवाई लेने लगते हैं, और फिर कहते हैं नेचुरोपैथी तो बेकार है, वो तो उससे तो कुछ होता नहीं, बल्कि बीमारी और बढ़ गई हमारी। तो बीमारी तो बढ़ेगी जब हम उसको उपयोग प्रॉपर सही ढंग से नहीं करेंगे तो। ठीक। इसके बाद भोजन में कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 चपाती, 3 चपाती शरीर की स्थिति, पाचन शक्ति को देखते हुए, उम्र को देखते हुए, श्रम को देखते हुए तय करें। और सब्जियां लें, फल लें,
35 साल से नीचे की उम्र वाले दालें लें, वो घी लें, तेल भी लें। और 40 45 साल से उम्र के ऊपर के लोग दालें, घी, तेल बंद कर दें। 2 चपाती, सब्जियां भरपूर और सलाद साथ में जरूर होनी चाहिए, जो भी सलाद अवेलेबल हो या जो आप खाते हो वो। इसी तरह से यदि दोपहर में आवश्यकता लगती है तो कोई जूस या सूप को प्रेफर करें, या नारियल पानी, तीनों में से कुछ एक चीज, या सिर्फ पानी भी आप ले सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो फलों में, सब्जियों में, सभी में आपको ग्लूकोज होता है, और वो आपको आपकी शुगर को कंट्रोल रखता है। जितनी आपको शुगर की जरूरत है उतना है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जो है बाजार में लौकी होती है, या मूली की पत्ती है, या पालक है, पत्तियों की बात आ गई तो मैं बोलता हूँ मैं थोड़ा सा, इनमें शुगर होती है क्या? अ, मेरे पास उत्तर आ गया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि होती है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होती है। वास्तव में देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने गेहूं या दालें या सब्जियों का कभी स्वाद लिया ही नहीं है। ये स्वाद, जिन्होंने स्वाद लिया है वो उनका उत्तर होता कि होती है, और जिन्होंने स्वाद नहीं लिया वो कह रहे नहीं होती है। कभी आप लौकी को ऐसे ही खाइए, बिना नमक, बिना उबाले, आपको मीठी लगेगी। तोरई को आप ऐसे ही खाइए, आपको मीठी लगेगी। भिंडी आप ऐसे ही खाइए। यानी सभी सब्जियों में आपके शरीर के पोषण के लिए शुगर होती है। हम अलग से शुगर जो लेते हैं, इससे हमारी डायबिटीज बढ़ती है, यानी शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। अलग से शुगर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेना ही है, आदत खराब पड़ गई है, तो हम फलों की, मीठे फल लें, जैसे खजूर, छुआरा, किशमिश, मुनक्का आदि। एक बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट के सर्दियों में आप लड्डू बना सकते हो, जिसमें कि घी भी नहीं लगेगा, तेल भी नहीं लगेगा, शक्कर भी नहीं लगेगी, और सरल भी तरीका से है। आप पिंड खजूर लीजिए, काजू, बादाम, चिरौंजी और ये ड्राई फ्रूट ले लीजिए, पिस्ता भी ले सकते हो, उसमें थोड़ी काली मिर्च भी मिला सकते हो, थोड़ा सा वो भी पीपल भी पीस के मिला सकते हो, इलायची भी मिला सकते हो। इन सबको मिला करके और मिक्सी में पीस करके लड्डू बना लीजिए। एक बहुत स्वादिष्ट अच्छे लड्डू आपको प्राप्त हो सकते हैं। मात्रा की वाली बात है, तो मात्रा तो अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा लोग कर लेते हैं। किसी को ज्यादा मीठा चाहिए तो पिंड खजूर ज्यादा कर देते हैं, किसी को मीठा कम चाहिए तो पिंड खजूर कम कर देते हैं। सीधी सी बात। इस तरह से ही आप अपने जो है शुगर ले, शुगर मिठास से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। गुड़ ले सकते हैं आप। गुड़ के बारे में कहते हैं कि सर्दियों में लेना चाहिए, गर्मियों में नहीं लेना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है। इन भ्रांतियों की चर्चा कभी होगी तो मैं खुलासा करूंगा आपको। पिछले सेशन में तो मैंने इस पर काफी जानकारी जो मेरे पास थी मैंने शेयर की थी, कि गुड़ हमेशा 12 महीने लेना चाहिए, और शक्कर 12 महीने क्यों नहीं लेना चाहिए। दोनों ही बातों पे, दोनों का कंपेरेटिव चार्ट भी बताया था मैंने, किसमें किसमें क्या चीज होती क्या नहीं होती। वैसे एक काम करना आप, जो मेरे द्वारा लिखी हुई किताब है ना, उसमें देख लेना, उसमें कंपेरेटिव चार्ट शुगर का और गुड़ का बनाया हुआ है ऑलरेडी। आप पढ़ लेना उससे। अब यहाँ अपना, मैं मेरे पास है किताब, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ नहीं दिखाऊंगा, आप स्वयं देख लेना उसको। ठीक है। शाम का भोजन
40 साल से उम्र के ऊपर के फल सब्जियां लें और कुछ न लें। और नीचे के लोग 1-2 चपाती के साथ में आप ले सकते हो। रही बात दूध की, जो आयुर्वेद में कहते हैं दूध जरूर लेना चाहिए, लेकिन वो दूध आजकल अवेलेबल नहीं है। ये आयुर्वेदिक आज से 2-2.5 साल पहले लिखा गया था, 1500 साल पहले लिखा गया था, जब दूध अवेलेबल था। और उस समय हिंदुस्तान को भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ऐसा बोलते थे कि यहाँ दूधों की नदियां बहती हैं। हाँ, किसी ने लिखा 3000, नहीं तो चरक संहिता तो 14 से 15 साल पुरानी है। ये बागवट 3000 साल पुराने। और भी साहित्य लिखा गया है, ये सब मतलब 400-500 साल पुराना ही लिखा है आयुर्वेद का। और उन्होंने दूध को काफी अच्छा महत्व दिया है, लेकिन वो दूध अब समय काल के अनुसार अब अपने को अवेलेबल नहीं है। इसलिए दूध के बने पदार्थों को आप ज़्यादा प्रेफर नहीं करें। आपको यदि फैट्स की ज़रूरत लगती है तो उसमें आप नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, जो रिफाइंड नहीं है वो उसको इस्तेमाल करें, और वो आपको पूर्ति करेगा। नहीं तो फिर आप, सबसे बढ़िया तरीका है, एक दिन में एक नारियल, जो कि दूध से भी सस्ता पड़ेगा और आपके सभी चीज़ों से, घी से भी सस्ता है वो। एक नारियल एक दिन में आप चटनी बना करके, उसका दूध बना करके, उसको वैसे ही चबा करके खाएंगे तो आपको सभी तरह के फैट्स की बिल्कुल पूर्ति होगी, और कभी भी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा इसके सेवन से। इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करें कि हम घी तेल दूध नहीं खा रहे तो हम कुछ कम कर रहे हैं, या कुछ हम कमजोर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है।